गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने आपके जो पाठ 7 यानी कि साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ का अभ्यास कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था उसका सारांश। पहले मॉड्यूल में हमने उस पाठ के गीतकार, उसकी विषय वस्तु और उसके सारांश के बारे में चर्चा की थी। अब हम आज बात करने जा रहे हैं उसकी टेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि पाठ्य में दिए गए कुछ अभ्यास की। अब वहाँ पर एक अभ्यास आपको दिया गया है कहावत के बारे में। तो कहावत, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि किसी भी अभ्यास को करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ उन्होंने दिया है कहावत का प्रयोग करने के लिए उसका अर्थ लिखकर। तो पहले ये जान लेते हैं कि कहावत होती क्या है। कहावत, और उसे हम लोकोक्ति भी कह सकते हैं। लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है, लोक धन उक्ति, यानी कि जो लोगों में प्रचलित कोई बात हो, तो ऐसी बातें जो सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराती है। जैसे कि मुहावरे होते हैं, जो कि जो शब्द होता है उसका वो अर्थ ना दर्शाकर किसी दूसरे अर्थ को दर्शाते हैं। उसी प्रकार लोकोक्ति यानी कि कहावत एक साधारण अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को दिखाते हैं, तो वो कहावत कहलाती है। जैसे हमने कहा, अंधों में काणे राजा। यहाँ तो सारे ही मूर्ख हैं, तुम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आ गए हो, तुम तो अंधों में काणे राजा बन गए। अंधों में काणे राजा कहावत। सब उसकी बात मानते हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का तात्पर्य कि जिसके पास ताकत है, शक्ति है, उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार है, लोग उसके पीछे उसकी बात को मानते हैं। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस और जिसकी लाठी उसकी भैंस के बाद हमने कहा कि अंधों में काने राजा, ये दोनों ही हैं वो कहावतें हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब यहाँ ना कोई चोर है, ना दाढ़ी है, ना कोई तिनका है। हमने कहा यहाँ इतने सारे लोग हैं और उसमें से जिसने काम गलत किया होगा वो क्या है कि वो चोर की दाढ़ी में वो अपने आप को छुपाने का प्रयास करेगा। ये देखकर कोई छुप रहा है तो आप क्या कहोगे, तुम क्यों छुप रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि गलत व्यक्ति को अपना ज्ञान हो जाना, मतलब पकड़ा जाना, गलती का आभास होना। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे यहाँ पर लोकोक्ति कहावतों के उदाहरण दिए गए हैं। आपकी ग्रामर की बुक यानी कि व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर आप क्या करते जाइए, अपने टेक्स्ट बुक यानी कि वसंत को पढ़ते समय जो जो मुहावरे आते जा रहे हैं और जो जो कहावतें आती जा रही हैं वो वहाँ पर जाकर भी अभ्यास करिए, ताकि आपके ग्रामर की टेक्स्ट बुक के भी शब्द भंडार में से वो हिस्सा कम होता जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कहावत क्या कहते हैं। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समूह को, शब्दांश नहीं होते, ये शब्दों का समूह होता है, उसे कहावत कहते हैं। और ये किसी पर आश्रित नहीं होते, ये किसी वाक्य का हिस्सा नहीं बनते, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। यहाँ हम उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। पहला लिखा है, आम के आम गुठली के दाम। अब आम के आम गुठली के दाम यानी कि मैंने आम खरीदा, आम की प्राइस दी, कीमत दी, खत्म। यहाँ पर आम के भी दाम है, गुठली के भी दाम है। तो ये कहावत का तात्पर्य क्या हो गया, दोहरा लाभ, यानी कि मुझे डबल फायदा हो रहा है। प्रयोग देख लेते हैं। पुराना मोबाइल अच्छे दाम में बिक गया। पुराना मोबाइल अच्छे दाम में बिक गया, इसे कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। यानी कि मैंने एक मोबाइल खरीदा और उसे कुछ पैसे देकर खरीदा, उसे मैंने 2 साल इस्तेमाल किया और अब उसकी 70% यानी आधे से ज़्यादा रकम पर मैंने उसे वापस बेच दिया। तो ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि मैंने आम भी इस्तेमाल किया, खा लिया और गुठली भी बेची, उसका भी फायदा हुआ, यानी मुझे दोहरा लाभ हुआ। मैंने चीज़ खरीदी, इस्तेमाल की, उसे बेची और फिर भी पैसा मिल गया, तो इसे कहते हैं दोहरा लाभ। इस दोहरे लाभ को हमने क्या बोला, आम के आम गुठलियों के दाम। एक उदाहरण यहाँ दिया उन्होंने, खोदा पहाड़ निकली चुकिया। खोदा पहाड़ निकली चुकिया यानी इतना बड़ा काम किया, इतनी मेहनत की और नतीजा क्या मिला, परिणाम स्वरूप इतना सा। खोदा पहाड़ यानी कि बड़ा काम करना, बहुत परिश्रम करना, परिश्रम अधिक फल कम, और उसका नतीजा कितना मिल रहा है, इतना थोड़ा सा। पहाड़ जैसा विशाल काम कर लिया तो चुहिया जैसा थोड़ा सा फल हमें मिल रहा है। वाक्य देखते हैं, लाखों रुपए व्यापार में खर्च किए। मैंने लाखों रुपए व्यापार में खर्च किए पर फायदा इतना सा, कुछ हजार रुपए का, कुछ लाखों का फायदा मिला।
तो मानो ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहावत और लोकोक्ति क्या होती है, विशेष अर्थ को दर्शाती है। ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं और ये किसी स्थिति को पूर्ण रूप से अर्थ या बयान करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा आम की आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ कि मैंने एक चीज इस्तेमाल करने के बाद बेच दी पुरानी और मुझे उसकी अच्छी कीमत मिल गई, ये तो आम की आम गुठली के दाम हो गए। दूसरा हमने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतनी सारी मेहनत की नतीजा मुझे इतना सा मिला, तो ये तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई। इसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है सब उसी की बात मानते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, उसे क्या समझा रहे हैं, उसके आगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ के आगे ज्ञान की बातें करने का कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार कहावतें किसी विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल की जाती हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं, किसी वाक्य का हिस्सा नहीं होती हैं, वे वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करवाती हैं लेकिन वाक्य के अंत में लगकर स्वतंत्र रूप से। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 45 पर यानी 45 पर कहावतों की दुनिया इस प्रकार एक अभ्यास दिया गया है। अब इसमें कहा गया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा दिया है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। प्रश्न में इन्होंने कहा है ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो ये पंक्तियों में किन पंक्तियों में मिलता है ये आप करेंगे, पंक्तियां आप ढूंढोगे, लेकिन कैसे ढूंढोगे उसके लिए हम आपको इनका अर्थ बता देते हैं, प्रयोग समझा देते हैं, क्योंकि जब आप इनका अर्थ समझ लेंगे, प्रयोग समझ लेंगे तो आप उन पंक्तियों में से बड़े ही आसानी से इन्हें ढूंढ सकोगे। तो पहला अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति बहुत कुछ काम करने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन अगर एक से एक मिल जाए तो वो मिलकर बड़े से बड़े काम को करने की शक्ति रखते हैं। यानी अकेला व्यक्ति दुर्बल होता है, अकेले में उतनी क्षमता नहीं होती। तो आप क्या लिखोगे अकेला चना। अब मुझे विदेशी सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया, ऐसे में मैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता, मुझे अपने साथी सिपाहियों की आवश्यकता थी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी किसी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे अपने सहयोगी साथियों की आवश्यकता है, अकेला इस बड़ी समस्या का सामना नहीं कर सकता। दूसरा है एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि संगठन में शक्ति। इसका अर्थ क्या होगा, संगठन में शक्ति। एक अकेला व्यक्ति कुछ इतनी उसमें क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन एक से एक मिलकर 11 यानी कि एक से एक मिलकर जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं तो हमारी शक्ति 11 के समान हो जाती है, यानी कि बहुत अधिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य संगठन में शक्ति के एक और एक 11 होते हैं। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, हम मिलकर उस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। तो आपको पहले में देखना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इस कविता में कहाँ पर दिया गया है, तो आप ढूंढो कि किस प्रकार वो एक अकेला थक जाएगा। दूसरी पंक्ति में दिया है एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दूसरी पंक्ति में मिल गया। एक और एक 11 होते हैं, तो उसका उदाहरण कहाँ दिया है, आखिरी पद्यांश के अंदर। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक कतरा मिले तो बन जाता है दरिया, ये वाली पंक्तियां इसी के आधारित हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कहावतों का भी अर्थ आप नोटबुक में लिखोगे, उनका वाक्य प्रयोग करोगे। ये वाली हेडिंग के साथ कविता का सारांश आपके पास गीत का पहुंच गया है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने, प्रश्न उत्तर सारांश से संबंधित है जो आप स्वयं लिख सकते हो। अभ्यास करके लोकोक्ति कहावतों की ये परिभाषा लिखोगे, ये 2 उदाहरण लिखोगे, 2 अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गई अभ्यास को लिखोगे। और रहा अगला अभ्यास जिसमें आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं हाथ से संबंधित। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ बता देती हूँ, कुछ दिखाई ना देना। इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना हमने
दूसरे मुहावरों में कर लिया है चोरी करना, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, हाथों हाथ लेना, सामना करना बहादुरी से, हमने दुश्मनों की सेना को हाथों हाथ लिया, या सम्मान करना दो प्रकार से कि अतिथियों को हाथों हाथ लिया यानी कि उनका बहुत आदर सत्कार किया। हाथ लगना, इतनी मेहनत करने के बाद हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, यानी कि मेहनत पर परिणाम कुछ ना मिलना। हाथ लगना यानी कि परिणाम या नतीजा मिलना। तो इस प्रकार ये मुहावरे और कहावतों वाला अभ्यास आप करेंगे और अपनी नोटबुक में लेखबद्ध करेंगे। और इसके साथ इस कविता को कंठबद्ध यानी कि याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, लयबद्ध, और उसके लिए हमने जैसा आपको कहा है उस गीत के लिरिक्स यानी कि बोल को याद कीजिएगा और वो उस पिक्चर का, वो जो गाना है उसका जो दृश्य वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ का सारांश और अच्छे से समझ में आए। आप ये सारे अभ्यास कीजिए, अपनी नोटबुक में कीजिए। आपके आगे के अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।